दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है एक मौका। आज मेरी शादी की 30वीं सालगिरह थी। मेरा बेटा आर्यन भी बेंगलोर से इसे सेलिब्रेट करने आया था। मैंने उसे खास न्योता भेजा था। उसे बेंगलोर में नौकरी करते करते लगभग 2 साल हो गए हैं। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। हम पति पत्नी की राय थी कि कोई ढंग की लड़की मिलेगी तभी हम उसकी शादी करवा देंगे। उससे पहले जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी पिछले साल ही आर्यन से 2 साल छोटी हमारी बेटी मोनाली की हमने शादी की थी। हमारा सोचना है कि शादी ब्याह बिल्कुल सही समय पर कर देना चाहिए, बाद में किसी बात का मनौल न रह जाए मन में। मोनाली एमएससी कर रही थी, तभी एक अच्छा रिश्ता आया था उसके लिए। मोनाली तब शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए वह ना नुकर कर रही थी। वह अपना करियर बनाना चाहती थी। मैंने उसे अच्छे से समझाया, अगले साल तुम्हारी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, नौकरी करनी है तो वहीं पर कोई अच्छा स्कूल ज्वाइन कर लेना शादी के बाद। और क्या, थोड़े ही ना नुकर के बाद वह जल्दी से तैयार हो गई। आज वह एक नामी गिरामी स्कूल में बहुत ही अच्छे पद पर एक टीचर है। अध्यापन का काम करते हुए वह अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश है। इस समारोह में मैंने कुछ खास लोगों को ही बुलाया था। ज़्यादा शोर शराबा मुझे कुछ खास पसंद नहीं। आयोजन ख़त्म होने के बाद मेरी एक चचेरी ननद ने एक रिश्ते का जिक्र किया मुझसे। लड़की बेंगलोर में नौकरी करती है। उसने अपनी सारी पढ़ाई कानपुर से की है और वहीं से बीटेक भी किया है, वह बोली। सुनकर मुझे अच्छा लगा। आर्यन भी वहीं सेटल था बेंगलोर में। दोनों साथ साथ काम करेंगे तो घर गृहस्थी का आर्थिक बोझ बड़ी ही आसानी से उठा सकेंगे। ननद ने बहाने से लड़की का फ़ोटो मोबाइल के ज़रिए हमें भी दिखला दिया। लड़की सुंदर थी। समारोह से निवृत्त होने के बाद मैंने जल्दी से मौका देखकर एक दिन अपनी चचेरी ननद से आखिर संपर्क कर लिया। लड़की की माँ ही सब कुछ है। सुनकर मुझे ज़रा सा अफसोस हुआ। पिता को क्या हुआ था? कुछ बीमार थे क्या? मैंने सवाल किया। अरे नहीं नहीं, वह नहीं जो आप समझ रही हैं। दरअसल उसकी माँ तलाकशुदा है। कुछ वक्त के बाद उसने अपने पति से तलाक ले लिया था। सुनकर मुझे बड़ी मायूसी हुई। उससे उभरी तो मैंने उससे पूछा, आप लड़की की माँ को कब से जानती हैं? उसे अच्छे से जानती तो हैं, उससे रिश्ता क्या है आपका? अरे दरअसल लड़की की माँ मेरे पड़ोस में ही रहती है। मेरी उनसे अच्छी खासी जान पहचान है। काफ़ी मिलनसार महिला हैं वे। यहीं एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करती हैं और अपना घर अच्छे से संभालती हैं। बाकी सब तो ठीक था, पर मुझे उसकी माँ का यह सब यानी कि तलाकशुदा होना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों, शायद मैं रूढ़िवादी थी इसलिए। मैंने अपने मन की बात अपनी ननद से कही। भाभी, ज़माना बदल रहा है, ज़रा आसपास देख लीजिए आप भी। नहीं निभा होगा तो हो गई होंगी अलग, उसमें क्या। रोज़ रोज़ घुटकर जीने से अच्छा है दोनों आपस में अलग हो जाएं, और क्या। ननद ने ज़मीनी हकीकत से मुझे अवगत कराया। तो भी क्या ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ना ठीक रहेगा? लोग न जाने कैसे तरह तरह की बातें करेंगे। मैंने अपने मन का विचार उनसे सामने से कहा। कोई कुछ नहीं कहेगा भाभी, किसके पास इतना समय है? वैसे आप अगर अपनी तसल्ली करना चाहें तो बड़े ही आराम से कर सकती हैं। इसके लिए लड़की की माँ से हर तरीके से बात कर लें आप, जब तक आप संतुष्ट ना हो। जब संतुष्ट हो जाएं तब रिश्ते के बारे में सोचिएगा। और क्या, सिर्फ तलाक की वजह से रिश्ता ठुकराना मेरी समझ से तो उचित नहीं है। वैसे जैसे आपको ठीक लगे। ननद ने दो टूक कहकर अपनी बात वहीं पर समाप्त कर दी। एक तरफ लड़की की सारी जानकारी हमारे पास थी, उसकी पढ़ाई लिखाई, अच्छी नौकरी का लोभ था, तो दूसरी तरफ उसके परिवार को लेकर मन में तरह तरह की दुश्चिंता। मैं भला करती क्या। अंततः मैंने अपने पति रमेश से इसका जिक्र किया और उसके बारे में
अच्छी खासी बहस कर डाली। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसा तुम सोचती हो वैसा ही हो, यानी कि उसकी माँ की ही गलती हो। तलाक लेने का मतलब यह तो नहीं है कि उस महिला का चरित्र संदिग्ध हो सकता है। तमाम ऐसे पुरुष हैं जिनकी नज़रों में आज भी औरतों की कोई अहमियत नहीं होती। वे अपनी तरह से जीना पसंद करते हैं, चाहे वे जैसा भी चले, उचित या अनुचित। शराब पीना, पर स्त्री संबंध, मारना पीटना, ऐसी तमाम हरकतें हैं जो अपनी बीवी के साथ लगातार करते रहते हैं। ज़्यादातर महिलाएं इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेती हैं। वहीं पर कुछ के लिए तलाक भी एक सही विकल्प होता है, और इसमें गलत भी क्या है। रमेश ने गलत नहीं कहा, शायद सही कहा था। मैंने एक दिन लड़की की माँ को अपने घर बुलाया। बातचीत से वह काफ़ी सुलझी हुई लग रही थी और हर सवाल का अच्छे से जवाब दे रही थी। ना जाने क्यों मुझे उसका चेहरा ज़रा सा जाना पहचाना सा लगा। हो सकता हो लखनऊ में ही कहीं देखा हो मैंने उन्हें। उन्होंने अपना नाम वंदना बताया। उसके पति के बारे में जानना चाहा तो कहने लगी, वे एक बिजनेसमैन हैं। इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझूंगी। यह कहकर अपने पति के बारे में उन्होंने बात करना बंद कर दिया। वे रहते कहाँ हैं? आपका मायका कहाँ है? मैंने फिर से उनसे पूछ ही लिया। जी, मैं बनारस की रहने वाली हूँ और मेरा एक्स पति भी वहीं पर ही रहते हैं, बनारस में ही। अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया कि यह वही महिला है जिसके बारे में मैं लगातार 2-3 दिनों से सोच रही थी। फिर भी तसल्ली के लिए सब कुछ पहले से ही पूछ लेना मुनासिब होगा, पर क्या अभी उचित होगा? मुझे आगे बात बढ़ानी चाहिए? मुझे लगा नहीं। जब तक शादी के लिए सबकी राय एक नहीं बनती, तब तक वंदना के अतीत को कुरेदना उचित नहीं होगा, और शायद ये मेरा हक भी नहीं बनता। मैंने दूसरी बात छेड़ी, क्या वे अपनी बेटी से मिलने आते रहते हैं कभी कभार, या फिर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे इस सवाल पर वह किंचित भरे मन से बोली थी कि उसके पिता उससे बिल्कुल मिलने नहीं आते। मुझे आश्चर्य हुआ, कैसा पिता है जिसे अपनी बेटी से लगाव ही नहीं है? चाय पीने के बाद मैंने उससे कहा, मुझे आपकी बेटी पसंद है। रही शादी की बात, तो मैं इसके बारे में अपने पति और अपने बेटे से बात करूंगी, उसके बाद ही मैं कोई फ़ैसला ले सकूंगी। मुझे लगता है आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, और वैसे भी बिना उनकी रजामंदी के मैं कोई निर्णय नहीं लेना चाहूँगी। वह बहुत खुश हो गई। उसके जाने के बाद मैं 32 साल पुरानी उस घटना पर गौर करने लगी जो मेरे सामने फिर से सजीव हो उठी। बात उन दिनों की थी जब मैं बनारस के एक मोहल्ले में बतौर किराएदार के रहती थी। वहीं आसपास दूसरे किराएदार भी रहते थे। मेरी उम्र यही कोई 22 साल की होगी। मेरे हिसाब से वंदना भी इसी के आसपास थी। तब मैं कुंवारी थी और मेरी शादी की बातचीत चल रही थी। एक रोज़ मैं अपने मकान के एक और लगे नल के पानी से अपना मिट्टी का घड़ा भर रही थी। तभी एक बेहद सुंदर सी महिला तेज़ी से निकलकर वहाँ से एक कमरे से निकलकर आंगन में आ गई। वह हड़बड़ाई हुई थी और उसने छत की सीढ़ियों का मुझसे रास्ता पूछा। मैंने उसे रास्ता बता दिया। मैंने एक नज़र उस पर डाली, फिर सीढ़ी की ओर इशारा कर दिया। वह लगभग भागती हुई सीढ़ियों पर चढ़ी थी। फिर न जाने कहाँ वह लापता हो गई। बाद में पता चला कि वह साथ वाले दूसरे मकान की छत पर उतरी थी और उसके बाद दूसरे रास्ते से उतरकर नीचे जाने वाली सीढ़ियों के माध्यम से पिछवाड़े से ही छुपकर निकलकर कहीं चली गई थी। उसके जाने के बाद उसकी चर्चा ज़ोर पकड़ने लगी। जिन किराएदारों ने यह सब नज़ारा देखा था, उनके लिए यह जिज्ञासा का विषय बन गया था, आखिर वह महिला कौन थी। मैं भी उसके बारे में जानने को उत्सुक थी। आखिर उसने ऐसा क्यों किया था? ऊपर जाकर फिर नीचे जाकर लापता हो गई। कौन है वह? कहाँ से आई थी? भागने की वजह क्या थी? दरअसल हम जिस मकान में रहते थे
वह काफ़ी बड़ा था। मकान के बीच में सबके लिए एक कॉमन आंगन था। आंगन शेष किराएदारों के बीच का साझा रास्ता था, जिससे होकर हम सभी किराएदार बाहर या छत पर आ और जा सकते थे। यही एक रास्ता था बाहर आने जाने का। सबके घर का बरामदा आंगन में ही खुलता था, सिर्फ उस मकान को छोड़कर, जिसका सिर्फ एक दरवाज़ा आंगन से जुड़ा था और जिससे निकलकर वह महिला हमारे आंगन में आई थी। उस कमरे में रहने वाले एकमात्र किराएदार से हम सबका, यानी बाकी सभी किराएदारों का कोई भी संबंध नहीं था। वह मकान के सामने वाले हिस्से से आता जाता था, बिल्कुल प्राइवेट तौर पर। वहीं दूसरे किराएदार पीछे के रास्ते से आते जाते थे। मकान के बाहर कुछ लोग शोर मचा रहे थे। मेरी माँ बाहर निकलकर मकान के सामने वाले मेन हिस्से की ओर गई। वहाँ मोहल्ले के काफ़ी लोग जमा हो गए थे। मोहल्ले के कुछ दबंग किस्म के लोग मकान मालिक को एक साथ मिलकर गालियाँ दे रहे थे। वे मकान में रहने वाले किराएदार को बाहर निकलने का दबाव बना रहे थे। न जाने क्या बात थी, लोगों से पता चला कि एक आदमी भी उनके साथ खड़ा था, जो उस भागने वाली महिला का पति था। माँ आधे घंटे बाद आई, तब सारे वाक़ये से हम सबको परिचित कराया। वह आगे कहने लगी, बाहर रास्ते पर भागने वाली महिला का पति खड़ा है और उसका प्रेमी यही वह किराएदार है। वह महिला अपने प्रेमी से मिलने आई थी। इस बीच उसके पति को न जाने कहाँ से खबर लगी, तो वह पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा। तब उस महिला ने बड़े ही चालाकी से पीछे वाले दरवाजे से निकलकर टेरेस के रास्ते से भाग गई। अब मेरी समझ में सारा माजरा आया। वह महिला वाकई काफ़ी सुंदर थी, जिसकी सुंदरता की चर्चा मोहल्ले में कुछ दिनों तक होती रही। उसके बाद बात आई गई हो गई और सब कुछ फिर से अपने रास्ते पर आ गए। साल भर बाद मेरी शादी हो गई और मैंने उस घटना को हमेशा के लिए भुला दिया। मेरा उससे कोई सरोकार भी नहीं था। तो क्या यह वही महिला है? समय के साथ चेहरे पर बदलाव आ ही जाता है, इसलिए यह कहना कि वंदना ही वही महिला है, थोड़ी जल्दबाजी होगी। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तब कैसे पता चले कि वंदना वह महिला नहीं है? अगर वंदना वही महिला साबित हो गई, तब तो शादी का सवाल ही नहीं उठेगा। मैं अपने बेटे की शादी उस औरत की बेटी से हरगिज़ नहीं करूँगी। इस बीच आर्यन ने खबर दी कि वह उस लड़की से वहीं बेंगलोर में मिला है। उसका नाम निमिषा है। बातचीत से ठीक ठाक लगी। उसे जब मैंने बताया कि मेरी माँ तुम्हारी माँ को जानती है, तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई। हम दोनों ने ऑफिस से निकलने के बाद एक रेस्टोरेंट में एक साथ कॉफ़ी भी पी। माँ, निमिषा बहुत सुंदर लड़की है। सुंदर शब्द ने मुझे एक साथ जैसे धर्म संकट में डाल दिया। आर्यन ने अगर उससे शादी करने की ज़िद कर डाली तो तब मैं क्या करूँगी? मेरी सारी जांच पड़ताल पानी में चली जाएगी। तलाक तक तो ठीक था, पर जब बात चरित्र पर आएगी तब क्या होगा? मैं क्या ये सहन कर पाऊँगी? मुझे अपने आप पर अफसोस होने लगा कि क्यों इस मामले में मैंने जल्दबाजी दिखाई। ना मैं आर्यन को इसकी फ़ोटो दिखाती और ना ही आर्यन उस लड़की को मिलने जाता। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैंने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई थी। ना ही वह फ़ोटो देखता और मैं उसका पता बतलाती, ना ही वह एक कदम आगे बढ़ता। मैंने रमेश से कहा तो बड़े निश्चिंत भाव से बोले, इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आर्यन ऐसा कुछ नहीं करेगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, तुम लड़की की माँ को बुलाकर चाहो तो अपनी शंका का निवारण कर सकती हो। आखिर रिश्ता जुड़ने से पहले हमें जांच करने का पूरा हक है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा जो अनुचित हो। फिर भी आगे तुम्हारी मर्ज़ी। माँ का अच्छा करियर है, बेटी को उच्च शिक्षा दिलाई है। यह सब अच्छे संस्कारों से ही तो संभव है। ऐसे वैसे थोड़ी ये सब बातें होती हैं। मुझे रमेश की बात जची। मौका देखकर मैंने वंदना को दोबारा अपने घर बुलवाया और वे आ भी गई। क्या मैं आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ जान सकती हूँ?
पहले तो वो दौड़ा खिचखिचाई, फिर जल्दी से तैयार हो गई। मेरे मन में आपको लेकर कुछ शंकाएं हैं, जिसका अगर समाधान हो जाए तो इस रिश्ते के लिए मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं समझती हूँ कि इसके लिए आपको भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जी पूछिए। मैं भी चाहूँगी कि कहीं कोई कसर ना रह जाए, जिसके लिए हम लोगों को बाद में पछताना पड़े। आप जो पूछना चाहें मुझसे पूछ सकती हैं। मैंने उस घटना का जिक्र किया। कुछ क्षण के लिए वह कहीं खो गई। जब उभरी तो उसकी आंखों के दोनों कोर भीगे हुए थे, यानी उनको रोना आ गया था। एक स्त्री होने के नाते मैं भी ज़रा सी भावुक हो गई थी। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ मेरा अतीत भी उसी के साथ दफन हो चुका होगा, पर ऐसा हुआ नहीं है। आपके रूप में मेरा अतीत फिर से ज़िंदा हो गया। यह सच है कि मैं वही अभागन स्त्री हूँ जिसके बारे में आप जानती हैं और जिसे आप थोड़ा बहुत पहचान भी रही हैं। वह मेरा प्रेमी था, पर यह सच नहीं था कि मैं शादी के बाद उससे चुप चुप कर मिलने आती थी। उस दिन उससे मिलने की सिर्फ यही वजह थी कि उसके पास हमारे साथ बिताए हुए कुछ पलों की तस्वीरें थीं, जिन्हें मैंने लेने का प्रयास किया था। पता नहीं कैसे मेरे पति ने मुझे रिक्शे से अकेले जाते हुए देख लिया था। उन्होंने उसके बाद मेरा पीछा किया और वे पीछा करते करते वहाँ तक आ पहुँचे थे। बस यही मेरी गलती थी। उसके बाद जो हुआ वह तो आपको पता ही है, और अब सारी हकीकत आपको समझ में आ ही गई होगी। उसने कहना जारी रखा, शादी के 2 साल किसी तरह से मैंने गुजारे। निमिषा उन्हीं की बेटी थी, मगर उन्होंने कभी भी उसे नहीं स्वीकार किया था। वे बार बार यही कहते कि ये मेरी बेटी नहीं है, जबकि ये पूरी तरह से गलत था। अंततः जब उनकी आदतों में कोई बदलाव नहीं आया तो एक दिन तंग आकर मैंने उनसे कह दिया, आखिर क्या स्त्री का प्रेम करना गुनाह है? शादी के पहले आपने भी किया होगा, क्या नहीं किया किसी से प्यार? आपका प्रेम क्षम्य, वही मेरा प्रेम व्याभिचार। सिर्फ इसलिए कि मैं एक स्त्री हूँ। तुम्हारी वजह से आज भी मैं सामाजिक रुसवाइयों से मुक्त नहीं हो पाया हूँ। केवल तुम्हारी वजह से। कोई बात छुपती नहीं है, यह तुम्हें अच्छे से पता है। सबको पता चल चुका है कि तुम शादी के बाद भी अपने प्रेमी से मिलती रहती हो। मेरे पति लांछन लगाते हुए बोले थे, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आप खुले दिमाग के होते तो मैं कभी वहाँ नहीं जाती। मुझे जाने की ज़रूरत ही क्या थी भला? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी अपने फ़ोटोज़ उससे लेने की? साथ साथ फ़ोटो खिंचवा लेना एक आम बात है। लड़का लड़की हर उम्र में ऐसा करते ही हैं। एक साथ पढ़ रहे हैं, यदि उनके बीच एक अच्छी दोस्ती बन जाती है तो साथ में फ़ोटो खिंचवा लेने से कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन नहीं, आपको तो यह भी रुसवाई भारी पड़ गई। मगर नहीं, मन में आपको लेकर एक भय था, हमेशा से एक भय था, इसलिए उसके पास चली गई थी। आपने तो सोचा कि मैं उसके पास प्रेमालाप करने जा रही हूँ। आपकी सोच ही गलत है। कौन देख रहा है कि अंदर तुम क्या कर रही हो? मैं चाहकर भी उस पल को भुला नहीं पाता। क्या करूँ मैं? इसका इलाज क्या है? आप ही बताइए। तलाक, यही उनका निर्णय था और मैंने भी इसे बेहतर फैसला समझा। साथ रहकर लड़ने से तो अलग होकर सुकून की ज़िंदगी जीना ज़्यादा बेहतर है। तब से आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया आपको? पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं हुआ। सोचा, एक तो मेरी एक लड़की है, उसे ही अपने जीवन का मकसद बनाऊंगी, उसे अच्छी परवरिश दूंगी और अच्छी शिक्षा दूंगी। कल को आपकी बेटी भी आपके पदचिन्हों पर चले तब कैसे होगा? मैंने कौन सा गलत रास्ता चुना था? प्रेम ही की तो किया था मैंने, जो किन्हीं कारणों से शादी में तब्दील ना हो सका था। क्या इसमें भी मेरी गलती है? और इसमें बुरा क्या है? ज़रूरी नहीं कि आप जिससे प्रेम करते हैं विवाह भी उसी से हो। मेरी गलती यह थी कि अपने प्रेमी से संपर्क करके
मैं उससे बिना किसी को बताए हुए उससे मिलने गई और उससे अपना अतीत वापस मांगा, जो मेरे पति के शक का कारण बना। इसमें मैं अपने पति को दोष नहीं दूंगी, बल्कि मुझ में ही आत्मविश्वास की कमी थी। ना जाती उसके पास, जो होता देखा जाता। कल यदि मेरे पति को मेरे प्रेमी से पता चलता कि मैं उससे प्रेम करती थी, तो मैं निडर होकर कहती, हाँ करती थी, पर ऐसा संबल नहीं था मुझ में। और हाँ, आप यह मत समझिएगा कि मेरी बेटी को मेरे अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह सब कुछ जानती है। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया है, ज़माने की ऊंच नीच भी समझा दी है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। कम से कम मुझे देखकर वो इतना तो सीख ही गई है। उसमें मुझे लेकर कोई हीन भावना नहीं है। वह जानती है कि उसकी माँ बिल्कुल सच्ची है। वंदना की बातों से लगा कि वह बेकसूर स्त्री थी। वह उठकर जाने लगी। मैंने उसे दरवाजे तक छोड़ा। इतना सब कुछ कहने सुनने के बाद उसके चेहरे पर कहीं भी कोई भी अपराध बोध के या शिकायत के कोई शिकन नहीं थी। यह मुझे बहुत अच्छा लगा। 1 महीना इसी तरह गुजर गया। उसके बाद एक दिन आर्यन का फ़ोन आया। मैंने तो इस शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, लेकिन एक दिन आर्यन का फ़ोन आया। माँ, मुझे निमिषा पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। सुनकर मुझे न जाने क्यों तीव्र आघात लगा। उस समय तो मैं कुछ भी नहीं बोली, मगर जब रात को रमेश ऑफिस से वापस आए तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी कि आर्यन का फ़ोन आया था अपनी शादी के बारे में। आर्यन की पसंदगी के बारे में मैंने जिक्र किया। दिक्कत क्या है? लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त है, अच्छी नौकरी में है। मुझे तो उसमें कोई भी ऐब नहीं नज़र आता, कोई खराबी नज़र नहीं आ रही। फिर तुम क्यों इतना मुंह लटकाए बैठी हो? मैं उसकी माँ का अतीत पचा नहीं पा रही हूँ। अतीत के बारे में सोच सोच कर क्या हासिल हो जाएगा, ये तो बताओ मुझे। कुछ नहीं, फिर खामखा सारी बातें सोचकर अपना दिमाग क्यों ख़राब कर रही हो? और वैसे भी हमें जीना तो वर्तमान में ही है। वर्तमान यही कहता है कि उस लड़की में कोई भी खराबी नहीं है। अगर उसकी माँ चरित्रहीन होती तो दूसरी शादी रचा कर ऐश कर सकती थी, मगर नहीं, उसने अपनी जवानी अपनी बेटी के भविष्य के लिए कुर्बान कर दी। इससे बड़ा त्याग कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे लगता है वे सच में बिल्कुल सही हैं। रमेश का तर्क न्याय संगत था। इसका मतलब आपको ये शादी पसंद है? ज़्यादा खोजबीन का ज़माना गया। आज के बच्चे अपने आर्थिक भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं। आर्यन ने भी उसकी शक्ल नहीं, बल्कि अपना आर्थिक भविष्य देखा होगा उसके साथ। आज के बच्चे भावनाओं में नहीं बहते। वे हर बात को अच्छी तरह से परखने के बाद ही फैसला लेते हैं। ऐसी ही लड़की ने भी सोचा होगा। ऐसे बच्चों के आगे हम कहाँ टिकते हैं भला? कल को बेटे बहू को लगेगा कि हम बेकार हैं, तब क्या होगा? यह तुम क्या सोचने लगी? कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगी हो। मैं गलत तो नहीं सोच रही? आप ही तो कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे भावनाओं में नहीं बहते। अरे, इसका मतलब ये तो नहीं कि वे हमें निकाल कर फेंक देंगे। ना भावना रहेगी, ना वे हमें पूछेंगे। कहकर मैं फिर से निराशा में डूब गई। उसकी चिंता मत करो, कल की कौन जानता है। और हाँ, वंदना के अतीत का जिक्र कभी भी आर्यन के सामने मत करना, समझी तुम? मैंने भी मन बना लिया कि ऐसा ही होगा। रमेश ने कुछ सोच समझकर ही ऐसा कहा होगा। शायद आर्यन यह सब बातें पचा न सके। बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी है। सो वंदना को फ़ोन करके मैंने फिर से उन्हें अब एक बार फिर से अपने घर बुलाया। वह भागी भागी हमारे घर आई। जैसे ही मैंने शादी के रजामंदी की खबर दी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। मेरा हाथ अपने हाथ में लेती हुई वह बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बेटी का हाथ थामकर
मुझे एक बहुत बड़ी चिंता से उबार दिया है। आपका बड़ा एहसान रहेगा मुझ पर। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी निमिषा यहाँ पूरी तरह से सुखी रहेगी। मैंने वंदना को गले लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट्स में अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। तब फिर लाइक, share and subscribe.